हॉटेस्ट फील्ड दिखता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, ये एप्पल, ये भी इसमें इन्वेस्ट करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं भाई आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ एकदम खैरियत से हैं आप लोगों की दुआ से। सो भाई बहुत आज ज़रूरी बातें करने वाले हैं अपन लोग इस व्लॉग में। ओके, सो हम इसमें एक्चुअली बात करेंगे H1B के जो करंट रूल्स आए हैं उन पर बात होगी, और प्लस एक बात उससे भी बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमें क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए इन फ्यूचर के हमारे लिए आसानी हो अमेरिका आने में, या कहीं भी आप दुनिया में कहीं पर भी जाना चाहते हैं वहाँ जाने में। सो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। सो आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स जो है मैं बनाता रहता हूँ, जिसमें मैं बात करता हूँ आप लोगों से वीज़ा पर, ग्रीन कार्ड के बारे में, जो भी जितने भी वर्क वीज़ा हैं, प्लस इन जनरल जो अमेरिका की लाइफ है, प्लस हम घूमने फिरने जाते हैं वो सारे ब्लॉग। वैसे बहुत सारे ढेर सारे आपके लिए मैं ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। सो जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी नए वीडियो डालूँ ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब। चलिए H1B वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे अभी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई उसके बारे में बताइए। सो अभी 6 अक्टूबर को एक नया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नए रूल जो है निकाल दिए, द लिस्ट ऑफ रूल्स एक्चुअली, बट द एक्चुअल जो है अभी इस वीक में जो है पूरा लिस्ट पब्लिश होगी। आज ही आप कह लीजिए, यहाँ पर फ्राइडे मॉर्निंग है, सो आज फाइनल रूल आ जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे। एंड देन उसमें 3 रूल जो हैं वो बहुत ही मेजर हैं और बहुत आई थिंक बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं H1B को। जिसमें कि पहला रूल है कि H1B का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे एप्पल को कोई बंदा चाहिए किसी पर्टिकुलर स्किल सेट का, सो वो कंसल्टेंसी कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा एक एम्प्लॉय चाहिए, और वो कंपनी उनको प्रोवाइड करती है उस स्किल सेट का इंसान। सो ये होता है थर्ड पार्टी कंपनी। सो इसमें ये चीज़ लागू होती है कि 1 साल के ड्यूरेशन ही मिलेगा। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1 साल का ड्यूरेशन है, एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन कई बार जब आप यहाँ नए आते हैं तो 1 साल कब हुआ, कब आया, कब चला गया पता भी नहीं चलता है। आप सेट होते होते 1 साल चला जाता है, और उसमें सारे फिर ये एक्सटेंशन, आप एम्प्लॉय को अपने इम्प्रेस कर पाए नहीं कर पाए उतने टाइम में कि वो आपको एक्सटेंशन देगा कि नहीं देगा, और ये दोनों के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर, मनी इन्वॉल्व होती है। हर बार एक्सटेंशन में मनी और पैसा आपको या फिर एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा रूल नहीं है। दूसरा है जो कि बहुत ही खतरनाक वाला है, वो उसमें है कि वेजेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए वेजेस बढ़ा दिए गए, और सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं कि आप ये समझिए 30 to 40-50% तक के, और एरिया के हिसाब से है और लेवल के हिसाब से कि आपकी एंट्री जो है किस लेवल पर है। सो सपोज अगर किसी का 75 के या 80 के था एंट्री लेवल, तो उसका 100 से ऊपर पहुंच गया है। सो अब उसमें प्रेशर जो है कंपनी के ऊपर ये है कि कंपनी के पास अपने अपने बजट होते हैं कि इतने बजट में इतने एम्प्लॉय उनको हायर करने हैं। अगर वो 200 के में 3 एम्प्लॉय हायर करते थे तो अब सिर्फ 2 ही हायर कर पाएंगे, और आप ये सोचिए कि अगर 2 हायर करेंगे उसमें से 3 को जॉब मिलनी थी तो 2 ही बंदों को मिलेगी, और उन 3 बंदों का काम 2 बंदों को करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होंगी, लोगों को जॉब भी कम मिलेगी, प्लस जो लोग काम कर रहे होंगे उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा ये है कि जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको कट डाउन करने को बोला गया है। दैट मीन्स के नैरो डाउन करो, कट डाउन करो, रिड्यूस करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। सो अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इससे जो है ये सारी दिक्कतें जो है H1B एप्लीकेंट्स के लिए एक्चुअली उसको और वर्स बना देती हैं, उनके लिए कंडीशन अच्छी नहीं है। सो ये था ये जो नए रूल हैं, और उसमें से जो एक रूल वेजेस वाला है वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया है। 8 अक्टूबर से ही उसको कर दिया गया है लागू। बाकी जो है 60 दिन बाद उनको लागू किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, और ऐसा मैंने पढ़ा भी कि बहुत सारी कंपनीज, इंस्टीट्यूट इस बात से खुश नहीं हैं। सो हो सकता है कि अगेन बहुत सारे लॉ सूट जो है इसमें फाइल किए जाएंगे, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेकिन अब करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें यार, तो अगर H1B पे नहीं आ सकते, IT जॉब में नहीं आ सकते, फिर हमें करंट कौन सा प्रोफेशन हमें चूज़ करना चाहिए? क्या आज के टाइम में बड़ा हॉट प्रोफेशन है?
और दोस्तों इस सवाल का जवाब जो है मेरे पास तो है ही, मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों के पास भी है सवाल का जवाब। एक्चुअली आप लोगों के पास है, आप देख रहे हैं दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें और भी बेहतर आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है, क्या हमें बहुत ही और भी बेहतर लैपटॉप की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, हमें इस वक्त जो ज़रूरत है बेहतर दवाइयों की, बेहतर ट्रीटमेंट की, और भी ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट की, सेफर वैक्सीन्स की। तो आप देखिए कि इस वक्त दुनिया में लोग किस चीज़ के पीछे हैं, क्या होने चाहिए। तो एक्चुअली इस कोरोना टाइम में एक्चुअली इसने ये दिखा दिया है कि हमें लाइफ साइंस में और ह्यूमन हेल्थ में कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कितना रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वक्त मुझे हॉटेस्ट फील्ड दिखता है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस रिसर्च। इसमें जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत आगे बढ़ने वाला भी है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, ये एप्पल, ये भी इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो लोग सोचिए कि इस फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट अभी होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं सो और बाकी देशों का, इस वक्त जो चाइना है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और इतने अपने साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो यूएस से बेहतर सैलरीज दे रहा है, यूएस से बेहतर फंड दे रहा है रिसर्च करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो चाइनीज़ रिसर्चर्स हैं वो अब यूएस में नहीं रुक रहे हैं, वो ज़्यादातर वापस चले जाते हैं अपने देश, क्योंकि उन्होंने उनको इतना ज़्यादा दिखा दिया है कि तुम यहाँ पर आओ, यहाँ रिसर्च करो, हम सब कुछ देंगे तुमको और वहाँ से बेहतर देंगे। तो भाई लोग फिर यहाँ क्यों रुकेंगे, अपने देश ऑब्वियसली वापस चले जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कि जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं अमेरिकन्स को या अमेरिकन साइंटिस्ट को, उनकी लैब में कौन काम करता है? इंडियंस एंड चाइनीज़। वो सारी रिसर्च जो है जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, वो सारा काम इंडियन एंड चाइनीज़ रिसर्चर्स करते हैं यहाँ पर। दोस्तों या तो लैब में इंडियंस होते हैं या चाइनीज़ होते हैं या कोरियंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त रिसर्च में। मुझे लगता है अगर इंडियन गवर्नमेंट आज के टाइम में अगर रिसर्च में, बायो साइंस रिसर्च में बहुत पैसा लगाएगी तो मुझे लगता है हम बहुत आगे जाएंगे। एंड साथ ही साथ इसमें बहुत जॉब्स निकलने वाली। इट्स अ स्लो प्रोसेस, जॉब्स तो निकलेंगी, बहुत जॉब निकलेंगी, लेकिन धीरे धीरे निकलेंगी। जब तक, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपना इन्वेस्ट कीजिए टाइम उसमें, आप अपने आप को, अपने बच्चों को प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब आगे वो जॉब्स आएँ तो आपके बच्चे उसको पाने के लिए एकदम रेडी हों। तो आगे बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो हमें ज़रूरत है कि हम उस फील्ड में आगे ट्रेन होना शुरू कर देना चाहिए अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं। और देखिए, साइंटिस्ट पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। सो अगर कोई ट्रीटमेंट आता है, दवा आती है, वैक्सीन आती है, उसको कौन करता है? उसको डॉक्टर या इंजीनियर नहीं करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट जानता है कि उसकी मैकेनिज्म कैसी है, कैसे काम करता है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होता है और उसको आने में इतना टाइम लगता है, किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी वैक्सीन को, कि बहुत लंबा टाइम है। आज के टाइम में लोगों को अभी वैक्सीन चाहिए कोरोना के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी पूरी दुनिया जुटी हुई है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है दोस्तों। सो मैं कहूँगा कि आप लोगों से कि इस तरफ आप अपना रुझान कीजिए, हायर स्टडीज़ के लिए जाइए। और आप अगर देखेंगे हायर स्टडीज़ में आने का फ़ायदा इतना ज़्यादा है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे यहाँ यूएस में सेटल होने के लिए एक इंजीनियर को ग्रीन कार्ड पाने के लिए बहुत लंबा अरसा लगता है, मतलब कम से कम 25 से 30 साल। लेकिन एक साइंटिस्ट, उसको यहाँ पर आने के बाद उसकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी तुरंत जो है ग्रीन कार्ड मिल सकता है। आप ये सोचिए, मैंने यहाँ आने के बाद 5 साल के बाद यहाँ आके मुझे हुए थे और हमने ग्रीन कार्ड फाइल किया। हमारा ग्रीन कार्ड 2 दिन के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा अप्रूव हो गया था एंड 3 महीने के अंदर हमारे हाथ में ग्रीन कार्ड आ गया था। सो ये एक इंजीनियर या फिर किसी डॉक्टर के साथ हो पाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहूँगा नामुमकिन तो नहीं कहता मैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज़ में आते हैं, यहाँ पर करने के बाद लंबा रास्ता है, लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत बड़ा है दोस्तों। और आप देखिए कि आज कितना ज़्यादा इस वक्त ध्यान जा रहा है लाइफ साइंस पे। अगर आप नोबेल प्राइज़ भी इस साल के अगर उठा के देखें तो जो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए मिला है। वायरसेस पे से, इन्फेक्शियस डिजीज़ पे से बिल्कुल भी ध्यान बहुत चला गया था सारे उसका, लेकिन वापस कोरोना ने इसको वापस ला दिया है। दूसरी जो केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो क्रिस्पर-Cas9 सिस्टम की रिसर्च के लिए मिला है, डिस्कवरी के लिए मिला है।
और वो क्या है भाई साहब, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही पावरफुल टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। दैट मीन्स उससे जेनेटिक जीनोम एडिट किया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग टूल है वो, से अगर कोई जीनोम में कोई प्रॉब्लम है सो उसको करेक्शन की जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वो दिखाता है। और बहुत ही पावरफुल टूल है। उसने पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है या जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड है उसको पूरा चेंज करके रख दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा यार कि इस वक्त हमें रिसर्च में, लाइफ साइंस रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और आप अगर अपने बच्चे में ये इंटरेस्ट देखते हैं कि सपोज होते हैं कुछ बच्चे जिनका शुरू से बड़ा रुझान होता है, लेकिन कोई भी उनको ये नहीं कहता है कि तुम्हें साइंटिस्ट, हाँ हमें इसे साइंटिस्ट बनना चाहिए। हर कोई उसमें लगा रहता है कि या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे बचपन में मैंने यही देखा है। और आज भी मैं जो देखता हूँ अपने वहाँ पर जो और छोटे अभी बच्चे 10th 12th पास कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी इसी होड़ में लगे हुए हैं। सो थोड़ा सा होड़ से हटके और इस तरफ फोकस कीजिए। हमें ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। सो दोस्तों, तो ये था आज के लिए मेरा आप लोगों को मैसेज, और ये मेरी पर्सनल व्यू है। मुझे लगता है आप सारे मेरे इस व्यू से अग्री करो। सो दिस इज़ द नीड ऑफ आवर, आई वुड से, कि ये आज के टाइम की डिमांड है। हमें अच्छे फ़ोन, अच्छे लैपटॉप, अच्छी और टेक्नोलॉजी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए, बट वी नीड बेटर मेडिसिन, सेफेस्ट मेडिसिन, मोर मेडिसिन फॉर डिजीज़। देखिए अभी एक डिजीज़ आई थी, इतनी बुरी हालत हो गई जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था ज़्यादा। आज कोई एंटीवायरल ड्रग उस पर काम नहीं करती है, इस तरह का वायरस है वो। सो इसलिए रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई वुड से कि प्लीज़ अपने बच्चों को इनक्रेज कीजिए कि वो साइंटिस्ट बने, साइंस की तरफ उनका ध्यान हो, लाइफ साइंस की तरफ उनका ध्यान हो। एंड आई होप कि फ्यूचर जो है आप लोगों के बच्चों का फिर बहुत ही अच्छा होगा, और जो ह्यूमन हेल्थ है उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। एंड आई होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करना, और मुझे लगता है ये ब्लॉग तो ऐसा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।